हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या करा है अभी तक। ठीक है, तो फटाफट हम एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने आपको बताया कि डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एटम। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, फिर डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो हमारी क्या हो गई, फेल्ड हो गई। क्यों? क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमको पता चल गया कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है अब वो एटम नहीं है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था फैराडे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो माइकल फैराडे ने क्या करा था, अपना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा था। क्या करा था सुन लो बस एक बार। अगर डिटेल से देखना है तो आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, जिसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो फैराडे ने क्या करा था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक गिलास की ट्यूब ली, उस गिलास की ट्यूब के अंदर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड को सील करे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मेटल के वायर हो सकते हैं, मेटल की रॉड हो सकती है, मेटल की शीट हो सकती है। अब उन दो इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ, हाई सोर्स या हाई एनर्जी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जिस इलेक्ट्रोड को उन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करा उसको बोला कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे एनोड। ठीक है, उसके बाद क्या करा गया, जो हमारी गिलास की ट्यूब थी जिसको हम कैथोड ट्यूब कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस को सक किया गया। या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारी ट्यूब थी उस ट्यूब के अंदर जो गैस थी वो बहुत लो प्रेशर पे थी। जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से एक रे फॉर्म हुई। वो रे कौन सी थी, रे ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुई, जिसको हमने बोला कैथोड रे। और क्या हुआ, साथ में जितनी भी गैस प्रेजेंट थी वो गैस हमारी क्या हो गई, आयनाइज्ड हो गई। और आयनाइज होने के बाद हमें मिले गैस के आयन, और गैस के आयन से एक रे फॉर्म हुई जिसको हमने बोला एनोड रे और कैनार रे। ठीक है, फिर हमने डिस्कस करा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। तो कैथोड रे की हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करी थी, जिसमें पहले पॉइंट क्या था कि कैथोड रे हमारी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है कैथोड रे का वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला। फिर हमने देखा कि कैथोड रे एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है या फिर ग्लो प्रोड्यूस करती है। इसका पता कैसे चला, हमने हमने अपने एनोड के अंदर होल करे जिससे हमने अपने एनोड को परफोरेटेड एनोड बोला। और एनोड के बैक साइड पे हमने फ्लोरोसेंस मटेरियल या फिर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। जब इन इलेक्ट्रॉन ने इस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करा तो ग्लो को प्रोड्यूस करा, जिससे हमें पता चला कैथोड रे क्या करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है। इसके बाद कैथोड रे क्या करती है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इस बात का पता कैसे चला, हमने कैथोड रे के रास्ते में पैडल व्हील लगा दिए थे, तो कैथोड रे ने इस पैडल व्हील को रोटेट करना स्टार्ट करा। फिर हमें पता चला कैथोड रे हमारी स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। और जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कैथोड रे क्या हो जाएंगे, अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट को काफी बार कंडक्ट करा विद द डिफरेंट टाइप ऑफ गैस बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। और पता चला जो हमारी कैथोड रे होती है ये गैस के टाइप पे और एनोड के इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये हमारे पास होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे और कैनाल रे। अब जो एनोड रे और कैनाल रे थी ये कैसे फॉर्म हुई, जब हमारी गैस जो थी इस कैथोड ट्यूब के अंदर वो आयनाइज हुई। आयनाइज होने पे हमें क्या मिले, गैस के आयन, या आप बोल सकते हो गैस के हमें क्या मिले, कैटायन मिले। अब जो गैस के कैटायन थे पॉजिटिव चार्ज थे, और पॉजिटिव चार्ज जो ये आयंस थे ये मूव करने लगे हमारे इसके एनोड कैथोड की तरफ। इसका मतलब जो हमारी एनोड रे है वो मूव करती है एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड रे का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है वो गैस का आयन होता है। इसका मतलब एनोड रे जो है वो डिपेंड करेगी गैस के टाइप पे। ठीक है, और जो एनोड रे का नेचर होता है इट इज जस्ट अपोजिट टू द कैथोड रे। मतलब अगर कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव फील्ड की तरफ डेविएट होती है तो एनोड रे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में नेगेटिव फील्ड की तरफ डेविएट होगी। ठीक है, और
आपको एक चीज ध्यान रखनी थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा एनोड रे का, उसको हम प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। तो किस केस में हम बोल सकते हैं कि एनोड रे का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रोटॉन है? ओनली उस केस में जब हमारे पास जो कैथोड ट्यूब है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो आप बोल सकते हो कि जो एनोड रे है वो आपकी प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाया था स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज में हमने बोला था कि इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द वन पार्टिकल टू द मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जिसकी वैल्यू थी 1.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, और स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसका नाम होता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इट इज जस्ट लाइक द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। जो हीलियम एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की अगर हम मास की बात करेंगे तो मास होता है इसका 4 AMU, और अल्फा पार्टिकल के अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज कितना होता है +2e का इसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, और मैंने आपको एक और रिलेशन बताया था, अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स ऑफ 1 AMU। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको याद क्या रखना है कि दैट 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -27 kg। इतना डिस्कस हुआ था। और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में हमने बताया कि इट इज द फर्स्ट डिस्कवर एटॉमिक मॉडल। ये क्या है, हमारे पास पहला डिस्कवर एटॉमिक मॉडल है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जो मास और पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं जैसे सो दैट मिनिमम हमारा क्या हो, रिपल्शन, और मैक्सिमम क्या मिले एटम को, स्टेबिलिटी। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? आफ्टर द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आज का हमारा जो लेक्चर शुरू होगा दैट इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज। इस लेक्चर नंबर 2 में आज हमें पढ़ना है सबसे पहले रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक सेटअप समझो कि सेटअप क्या है। तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने कैसे किया? सबसे पहले आप जानते हो कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है इट इज जस्ट लाइक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जस्ट लाइक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अल्फा पार्टिकल के सोर्स की बात कर रहा हूं। तो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होता है वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या होंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अपने, आप यहाँ सेटअप में देख सकते हो, पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, और ये बॉक्स किससे मिलके बना है? ये बॉक्स हमारा लेड मटेरियल से बना है। ठीक है, ये बॉक्स किससे मिलके बना है? ये बॉक्स जो है लेड मटेरियल का बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमने क्या रखे? ये है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या मिलती है हमें? ये हमारे पास आ गई बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करा, एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थी उसने एक टारगेट मटेरियल लिया। वो टारगेट एलिमेंट क्या था हमारे पास? थिन गोल्ड फॉइल। एक बहुत पतली गोल्ड की फॉइल थी। उस गोल्ड की फॉइल के ऊपर उसने क्या करा है? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी है। ठीक है, अब ये जो थिन गोल्ड की फॉइल है ये इतनी पतली थिन थी, इतनी पतली ये फॉइल थी, आप इसको एज ए 2D भी कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, तो क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहले अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल की बीम को क्या करा? स्ट्राइक कराया ऑन अ थिन फिल्म ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की जो थिन फिल्म थी उसके ऊपर स्ट्राइक कराया। स्ट्राइक करने के बाद अल्फा पार्टिकल के पाथ को क्या करा? इसने ट्रेस करा, और अल्फा पार्टिकल के जो पाथ है उसको ट्रेस करने के लिए क्या यूज करा? उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट यूज की है। ठीक है, तो ये जो लगी हुई है यहां आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट।
इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट बोलेंगे। इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या था, एक फ्लोरोसेंस की स्क्रीन लगी हुई थी, या फोटोग्राफिक प्लेट को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस स्क्रीन। अब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जब इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लैश प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लैशेस प्रोड्यूस करेगा। तो वहां से हमें पता चल जाएगा अल्फा पार्टिकल का पाथ का हम ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सेटअप देखो। सेटअप देखने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या यूज करी गई है, अल्फा पार्टिकल्स यूज की गई हैं। ये अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक बॉक्स के अंदर हम रखेंगे और वो बॉक्स जो होगा वो लेड मटेरियल का मिलके बना होगा। अब उस बॉक्स के अंदर एक होल होगा जहां से हमारे पास अल्फा पार्टिकल की क्या है, बीम आएगी। दिस इज अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हमने अल्फा पार्टिकल की बीम को एक थिन गोल्ड की फॉइल के ऊपर क्या करा है, बम्बार्डमेंट कराई है। बम्बार्डमेंट करने के बाद अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है उस अल्फा पार्टिकल के पाथ को हमने ट्रेस करा है। उस अल्फा पार्टिकल के पाथ को हमने ट्रेस कैसे करा है, बाय द फ्लैशेस प्रोड्यूस। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, जब फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। तो उस फ्लैश की हेल्प से हम अल्फा पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करेंगे। तो यहां पे हम लिखना शुरू करते हैं। इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल scattering experiment, in Rutherford alpha particle scattering experiment, पॉइंट वाइज में लिखवा देता हूं। a beam of alpha particle targeted on a thin gold foil, एक पतली गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बीम को क्या करा गया है, टारगेट किया गया है। उसके बाद क्या करा है इन्होंने अपने सेटअप में, द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल वर ट्रेस्ड by using photographic plate। अभी जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है इस पे क्या आएंगे, इस पे लिखेंगे when alpha particles strike on it they produce फ्लैश, या फिर दे प्रोड्यूस फ्लैशेस। ये एक्सपेरिमेंट का मैंने पूरा क्या बता दिया आपको, सेटअप बता दिया। ठीक है, ये सेटअप है हमारे पास। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये आ गया उसका एक कंप्लीट सेटअप। अब अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद रदरफोर्ड ने क्या करी, कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। ऑब्जर्वेशन क्या देखी, पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द alpha particles were passed through gold foil या फिर thin gold foil without showing any deflection in their path। कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, इस गोल्ड की फॉइल से पास्ड हो गए और बिना कोई डिफ्लेक्शन शो करते हुए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हम लिखेंगे, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स were show deflection at very high angle
हाई एंगल लाइक 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री एक्सेट्रा, कि कुछ अल्फा पार्टिकल ने क्या करा, डिफ्लेक्शन को शो करा। और वो डिफ्लेक्शन कितना शो करा है, हाई एंगल पे डिफ्लेक्शन शो करा है, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 150 डिग्री पे एक्सेट्रा। फिर इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी, a very little, a very little, और वेरी लिटिल का मतलब है 1 in 20,000। ठीक है, तो जो 20,000 अल्फा पार्टिकल की 20,000 जब बीम्स डाली गई, उसमें से देखा गया एक ऐसी बीम थी, अ वेरी लिटिल 1 in 20,000 were deflected almost 180 degree to their path, ठीक है। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये थी, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन were increasing तो हटा देता हूं अपने आप को, by increasing the target matter atomic number। तो ये क्या थी, 4 ऑब्जर्वेशन की गई। कितनी ऑब्जर्वेशन की गई बेटा, 4 ऑब्जर्वेशन हमें मिली। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आए, मतलब ऑब्जर्वेशन की गई। ऑब्जर्वेशन क्या थी, 1 बाय 1 करके मैं इसको समझाता हूं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही है। तो क्या देखा गया मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए इस फॉइल से, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मोस्ट पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए इस थिन गोल्ड फॉइल से, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। अब हुआ क्या, यहां आप देख सकते हो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए। और कौन कौन से एंगल पे स्कैटर्ड हुए, 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे। तो ये क्या आ गई, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल आई। पर हर एक पार्टिकल की स्कैटरिंग नहीं हुई है, कुछ ही पार्टिकल की क्या हो गई है, स्कैटरिंग हुई है। और ये देखा गया, क्या देखा गया बेटा, कि 20,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल की जो बीम थी वो क्या करती है, वो जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ पे फिर से वो लौट के आ जाती है। तो कितना डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रही है, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो ये सब जो मैंने बताया अभी तक, ये हमारे पास क्या है, 4 ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो करा, पर जो डिफ्लेक्शन था वो हाई एंगल पे था। फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन कि 20,000 में से एक बीम अल्फा पार्टिकल की ऐसी थी जो ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब अब यहां समझो, जिस पाथ पे वो जा रही थी उसी पाथ पे वो वापस आ रही थी। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो गया वो डिफ्लेक्शन कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। अगर हम इस केस में समझाएं कि अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है और बीम जाने के बाद क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, या फिर वो कितने पे डिफ्लेक्ट हो रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है 120 पे। ये आ गया, इसको आप डायग्राम से ऐसे समझ सकते हो। और फिर उन्होंने ये देखा कि अगर हम टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो हो गया इनकी ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन मिली रदरफोर्ड को, तो रदरफोर्ड ने क्या करा, उन ऑब्जर्वेशन का यूज करके कुछ कंक्लूजन निकाले। अब हम उन कंक्लूजन को समझते हैं, कंक्लूजन क्या निकाले। अब देखो, थॉमसन मॉडल फेल क्यों हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब थॉमसन ने क्या बोला था, जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको आप इस तरीके से समझो, ये मेरे पास बेटा क्या है, ये मेरे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसके मास को बना देते हैं। ये क्या आ गया, इसका मास। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थॉमसन की। तो थॉमसन क्या कह रहे थे, जो मास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जो मास होगा
और जो यूनिफॉर्म और जो पॉजिटिव चार्ज होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज करिए ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कैसा है, पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, अल्फा पार्टिकल आ रही है। अल्फा पार्टिकल की क्या है, ये बीम है। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, 2e का। और पॉजिटिव चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब सेम चार्ज, मतलब लाइक चार्ज के बीच में क्या आना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अगर थॉमसन सही होते तो क्या होता बेटा, जैसे ही ये जो 2e का पॉजिटिव चार्ज है, ये 2e का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय आता तो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता। पर हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन सीधे पास्ड हो गए। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का, वो कैसा है, वैकेंट है। ठीक है, जो पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था बेटा, पहला पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर पास्ड थ्रू थिन गोल्ड फॉइल विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। तो यहां से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से कंक्लूजन निकाला कि एटम का बहुत सारा पार्ट जो है वो कैसा खाली है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। ठीक है, अब देखिए ऑब्जर्वेशन का दूसरा पॉइंट समझिए। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए जो हम समझा रहे हैं। ये हमारे पास एटम है, एटम के अंदर बेटा क्या था, अगर हम एटम का मास और मास के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड लें, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल की जो बीम है वो इसके पास आएगी, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, 2e का, प्लस 2e का चार्ज है। और ये भी कैसा पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे होगा, लाइक चार्ज होगा। लाइक चार्ज होंगे तो इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में रिपल्शन आएगा। रिपल्शन की वजह से ये क्या आ जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सपोज करो कोई अल्फा पार्टिकल की बीम यहाँ से पास हो रही है, वो और ज्यादा न्यूक्लियस के पास आ रही है, तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाला गया, निकाला गया द मास एंड positive charge present in a atom is concentrated in a very narrow region which is called nucleus। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था उस समय, जो न्यूक्लियस वर्ड है उसका अब मार्केट में ये न्यूक्लियस वर्ड आ गया था। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, जो एटम का मैक्सिमम मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, और वो छोटे से रीजन को हम क्या बोलेंगे, वो छोटे से रीजन को हम बोलेंगे न्यूक्लियस बोलेंगे। वो छोटे से रीजन को हम क्या बोलेंगे, वो छोटे से रीजन को हम बोलेंगे अपना न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 हमने कैसे निकाला, चलिए ठीक है आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखो जो ऑब्जर्वेशन मिली थी, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल की बीम जो है वो 180 डिग्री पे आ रही है। 180 डिग्री पे क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। तो उससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to the size of atom। तो 3 कंक्लूजन इन्होंने निकाले। कौन कौन से कंक्लूजन निकाले, इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला बेटा, सबसे पहली चीज एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा है, खाली है। जो पॉजिटिव चार्ज और मास है वो बहुत छोटे से रीजन में क्या है, कंसंट्रेटेड है। और जो उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ
एटम। पर थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था जो चार्ज होता है और जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो थ्योरी दी थी ये वाली, ये हमारे थॉमसन अंकल ने दी थी कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर। और ये क्या हो गया बेटा, यहीं पे ये हो गया रिसेट, क्योंकि हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने उससे बताया कि मैक्सिमम पार्ट जो है एटम का वो कैसा है, वेकेंट है। इस चीज का आइडिया कैसे लगा? क्योंकि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन एटम से पास हो गए। दूसरा कंक्लूजन निकाला इन्होंने कि जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और तीसरा इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है एटम के साइज की कंपैरिजन में कैसा है, बहुत छोटा। तो क्या हुआ, देखो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? आपने रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें हम हीलियम अल्फा पार्टिकल को यूज कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की फॉइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल के पाथ को हम ट्रेस कर रहे हैं। तो ट्रेस करने के बाद हमने क्या मिली, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हमारी विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन सीधे पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ने क्या करा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है हाई एंगल पे। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या मिली, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल की बीम ऐसी थी जो 180 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। और फोर्थ कंक्लूजन ये थी कि जैसे जैसे आप टारगेट मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, खाली है। जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो बहुत छोटे से रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत छोटा। अब एक्ने एक्सपेरिमेंट का यूज करके रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट करा। अपने एक्सपेरिमेंट का यूज करके रदरफोर्ड ने क्या करा, अपने एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट करा। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट लिखेंगे, इन अ एटम न्यूक्लियस is present at the center of atom, at the center of atom। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उन्होंने ये बोला कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स are revolving at high speed around the nucleus। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इनका कुछ मॉडल पहले डायग्राम से समझो। सपोज करो इनका ये है पॉइंट नंबर 1। अगर ये मेरे पास एक एटम है तो ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा मैं साइड में बनाता हूं, मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए। ये हमने बना दिया एटम। तो एटम के अंदर ये पार्ट क्या आ गया, न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस जो बनाते हैं उसके अंदर एक प्लस का साइन बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये था, इन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये है हमारे सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरी हाई स्पीड से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो भी हमारे पास चार्ज स्पीसीज होती है उन चार्ज स्पीसीज के बीच में एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अभी मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारे पास जो चार्ज स्पीसीज होती हैं उन चार्ज स्पीसीज के बीच में एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज ड्यू टू electrostatic force present between
प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। कि एटम जो हमारा स्टेबल है वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है। अब रदरफोर्ड ने एक मैथमेटिकल भी कुछ चीजें बताई। क्या बताई? इन्होंने बोला कि जो एटम की जो रेडियस है दैट इज 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हमारे जो एटम की रेडियस है वो क्या है? 10⁵ टाइम्स है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। ठीक है। और एटम कैसा है? स्फेरिकल। तो यहां से इन्होंने एक और कंक्लूजन निकाला, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स है द वॉल्यूम ऑफ एटम। और इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंटेड डेटा दिया कि फॉर एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हमें न्यूक्लियस की क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए नॉट की पावर 1/3। इन्होंने यहाँ पे क्या दिया? एक रिलेशन भी दिया। इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट आप फाइंड आउट करना चाहते हो दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए नॉट की पावर 1/3। अब यहाँ पे आर नॉट की बात करेंगे। आर नॉट क्या है? एक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू इन्होंने बताई 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ओके। और ए नॉट की बात करेंगे। ए नॉट क्या हो जाएगा? एलिमेंट का मास नंबर। तो यहां लिख लो ए नॉट इज मास नंबर ऑफ एलिमेंट। ये है हमारे पास कंप्लीट रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने मॉडल में क्या क्या दिया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पहली चीज, न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में है। अब न्यूक्लियस क्या है? रदरफोर्ड पहले बता चुके हैं। जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। और न्यूक्लियस की इन्होंने पोजीशन बता दी, ये एटम के बिल्कुल सेंटर में है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड पे। फिर इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया। तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि एटम स्टेबल क्यों है। एटम की स्टेबिलिटी है वो है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा? कुछ रिलेशन दिए। रिलेशन क्या दिए? जो रेडियस है एटम की दैट इज 10⁵ टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस। और वॉल्यूम में बताया कि वॉल्यूम होगा जो न्यूक्लियस का दैट इज 10⁻⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। फिर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटेड डेटा, एक इक्वेशन दी कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए नॉट की पावर 1/3। अब आप किसी भी एलिमेंट के लिए द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको आर नॉट इंटू ए नॉट की पावर 1/3 करना है, जहां पे आर नॉट क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा हमारा एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और ए नॉट क्या हो जाएगा? जिस एलिमेंट के लिए आप न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट कर रहे हो उसी एलिमेंट का हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे mass number. So this is all about the Rutherford model. This is all about the Rutherford atomic model. एक बार नोट करो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चले, अब आगे बढ़ने के लिए आपको मुझे कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। मे बी आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, तब भी मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको क्या करना है बेटा? एक कुलाम्स लॉ पढ़ना है। कुलाम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, अगर हमारे पास दो चार्ज स्पीसी है तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, बिटवीन पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इससे, बिटवीन टू चार्ज स्पीसी, a force is acting, which is known as electrostatic
फोर्स विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये बेटा देखो, सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज स्पीसीज है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, और मेरे पास एक दूसरी चार्ज स्पीसीज है, इसके ऊपर चार्ज है Q2, और दोनों के बीच में बेटा क्या है, एक डिस्टेंस मैंने दिखा दी, दैट इज R। ठीक है, अब क्या होगा, दो चार्ज स्पीसीज के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इसका जो नेचर की बात करेंगे तो दो टाइप का हो सकता है। अगर हम नेचर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा अट्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लाइक अट्रैक्शन, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्शन टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बिटवीन बिटवीन अनलाइक चार्ज, बिटवीन अनलाइक चार्ज। अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज स्पीसी है, क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनलाइक चार्ज स्पीसी की बात करूंगा, तो अनलाइक चार्ज स्पीसी के बीच में कैसा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर अगर मेरे पास लाइक चार्ज स्पीसी है तो लाइक चार्ज स्पीसी के बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट बिटवीन लाइक चार्ज स्पीसी। तो लाइक चार्ज स्पीसी के बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। तो आप यहां देखोगे हमने क्या करा है, हमने अपने पास दो चार्ज स्पीसी ली हैं, और दोनों चार्ज स्पीसी के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैसा है, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आएगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, रिपल्शन का नेचर होगा। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे तो बॉडी 2 पे, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। बॉडी 2 जिसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस Q2 का चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ड्यू टू 1, दैट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21। ठीक है, ये हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको इस फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉडी 2 पे जिस बॉडी 2 के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस Q2 का चार्ज है, तो बॉडी 2 पे बॉडी 1 पे चार्ज कितना है, प्लस Q1 का चार्ज है। तो बॉडी 2 पे बॉडी 1 की वजह से जो चार्ज है, जो फोर्स आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा वो हमारा रिपल्शन टाइप का आएगा। ठीक है, रिपल्शन फोर्स कैसा आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहां देख सकते हो बॉडी 1 पे बॉडी 2 की वजह से जो चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और मैंने इसकी डायरेक्शन बना दी। अगर यहीं पे हमारा कुछ इस तरीके से होता, बॉडी 1 के ऊपर चार्ज होता प्लस Q1 का, और बॉडी 2 के ऊपर जो चार्ज होता माइनस Q2 का चार्ज होता। ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होती, R होती। तो बॉडी 2 पे बॉडी 1 की वजह से जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, अब इस बार अट्रैक्शन नेचर का फोर्स आएगा। फिर से सुनो इसको, बॉडी 2 पे बॉडी 1 की वजह से जो फोर्स आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। बॉडी 1 पे बॉडी 2 की वजह से जो फोर्स आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका नेचर भी कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आता है तो दोनों बॉडी पास आएंगे, जब दो बॉडी के बीच में रिपल्शन फोर्स आएगा तो वो दोनों बॉडी दूर जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे रिपल्शन। तो यहाँ पे आप चाहो लिख भी लो, यहाँ पे क्या आएगा, रिपल्शन। रिपल्शन क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे, लाइक इन नेचर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज हमारे कैसे, अनलाइक इन नेचर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स ने क्या करा, कुलाम्स ने बताया जो ये फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आते हैं F12, या फिर अगर हम बात करें F21 की, तो दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 R² न्यूटन। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, व्हाट इज के, के होता है, के की यूनिट होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात, इसको मैं पहले बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं, ये आपको याद रखना है,
ये आपको याद रखना है। या फिजिक्स में भी पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे। आपके पास जो फिजिक्स में 12th में आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर आप पढ़ोगे कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज स्पीसी हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो तो बॉडी है, जो चार्ज है, वो चार्ज कैसे है, लाइक इन नेचर है कि अनलाइक इन नेचर है। अगर चार्ज लाइक इन नेचर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। और अगर हमारे पास चार्ज अनलाइक इन नेचर है, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर हमारे पास चार्ज अनलाइक इन नेचर है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो कैसा आएगा? अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो के क्या आ गया? के हमारे पास हमारे पास के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्पाइस कूलम्ब स्क्वायर। सी क्या है बेटा? ये सी का मतलब है कूलम्ब। सी क्या है? कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज Q1 एंड Q2। Q1 Q2 है चार्ज ऑन बॉडी 1 and 2, ऑन बॉडी 1 and body 2 इन कूलम्ब, इन कूलम्ब। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आर की, तो आई थिंक यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा होगा लोगों की, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूं। आर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ओके, और F1 to F21 हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा कुछ एक आइडिया लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? दो चार्ज बॉडी के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स का नेचर जो है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डिपेंड करेगा चार्ज बॉडी के टाइप पे। अगर वो लाइक चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन आएगा, अगर वो अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच में क्या आएगा? अट्रैक्शन आएगा। तो कूलम्ब्स ने क्या करा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास? K Q1 Q2 by R square। नाउ व्हाट इज K? K इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? चार्ज ऑन द बॉडी 1 and 2 इन कूलम्ब। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो इन मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। तो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करें तो कोई भी जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के बाद जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी क्या क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी हम एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहे हैं। एटॉमिक मॉडल में अभी तक हमारे पास दो चार्ज बॉडी के साथ आप डील कर चुके हो। कैसे? देखो, ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक दूसरी एक्सपेरिमेंट जो आपने करा है अभी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या करा है आपने? एक अल्फा पार्टिकल की बीम को थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करा है? बम्बार्डमेंट करी है। तो यहाँ पे आप अगर बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूंगा तो अल्फा पार्टिकल कैसा है बेटा? +2e का चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी है तो नेगेटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? टोटल एनर्जी बता रहा हूँ। किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज के, के हमारे को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ड्यू टू मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है, फिजिक्स की चीज है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके यहीं पे खत्म करूंगा। जितना मुझे यूज में आना है उतना आपको पता होना चाहिए बस। बेसिकली होता क्या है, जब मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल होता है, सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q का। तो एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज पार्टिकल, जनरेटेड बाय +Q चार्ज पार्टिकल। आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि हर एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है बेटा?
एक अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q1, ठीक है। जब ये दूसरा चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी और चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, ध्यान से सुनो, यही पॉइंट यूज होने वाला आने वाले टॉपिक में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए, अभी कराऊंगा भी, है क्या, फिर से सुनो। हर एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपने चारों तरफ। आप चाहो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बोल सकते हो कंजर्वेटिव फील्ड। क्या बोल सकते हो, कंजर्वेटिव फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड भी बोल सकते हैं। तो हर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी और चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उस चार्ज पार्टिकल के पास एक और टाइप की एनर्जी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो उस चार्ज पार्टिकल के पास एक और एनर्जी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। तो अगर यहाँ पे हम जो हमने टोटल एनर्जी पढ़ाया आपको, उस टोटल एनर्जी में एक पार्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी है। पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू presence of a charged particle in another charged particle electric field, in another charged particle electric field। समझ में आई कहानी? कहानी क्या है बेटा, फिर से सुनो। हम अभी बता रहे हैं व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के पास दो एनर्जी हो सकती है। कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कब होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके बाद क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी तो होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? हमने बताया आपको कि हर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कब? जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, तो उसके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पे हम नोट करके लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इज गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1 Q2 बाई R। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? हो जाएगी यूनिट इसकी जूल। यूनिट कितनी हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी जूल। समझ में आया क्या कहानी चल रही है अभी तक? कहानी क्या चल रही है सुनो, अभी आपको और क्लियर होगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? ZE का चार्ज है। और ये क्या है? ये इसकी बाउंड्री है। इस चार्ज पार्टिकल की क्या है? बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल। बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब बेटा ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ने क्या करा बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा, और ये क्या आ गई? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आता हूं। जब तक मेरा दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पर है, सपोज करिए दिस इज अनदर चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? मेरे पास एक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, और इस दूसरे चार्ज पार्टिकल जो है उसकी मैंने आपको क्या बता दी? पोजीशन बता दी। अनदर चार्ज पार्टिकल पोजीशन। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो v की है, और इस चार्ज पार्टिकल के अंदर जो मास है वो कितना है? m मास है। यहां तक समझ में आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं इस समय चार्ज पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर।
अभी जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी इस चार्ज पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि अभी इस चार्ज पार्टिकल ने क्या करा है, दूसरे चार्ज पार्टिकल के अभी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एंट्री नहीं करी है। अब केस, नेक्स्ट केस समझो। अब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, 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 और सपोज कीजिए हमारा चार्ज पार्टिकल अब इस समय यहाँ पे आ गया। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, नाउ another charge particle and entered in conservative field, of plus ZE charge particle, अब क्या हुआ है, इस पोजीशन पे हमारा चार्ज पार्टिकल प्लस ZE चार्ज पार्टिकल के कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर आप इस केस में चार्ज पार्टिकल की टोटल एनर्जी बताओगे तो वो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, सपोज कीजिए जो मेरे पास अनोदर चार्ज पार्टिकल था, इसके ऊपर जो चार्ज है प्लस क्यू का चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है। ठीक है, और इस चार्ज की जो दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उससे डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, आर पे। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, के प्लस क्यू प्लस ZE बाय आर, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एंट्री करेगा तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना मैंने अभी जस्ट आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्या, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। इस अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द केस नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन इज अ केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पर केस नंबर 2 में क्या है, पार्टिकल के पास दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जैसे ही चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होने लगेगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, समझनी है। समझ में आया? अब आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और डायग्राम बना देता हूँ। इस समय सपोज करो मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया और ये डिस्टेंस कितनी है, मैंने डिस्टेंस ले ली R1। तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि R इज ग्रेटर देन R1, R इज ग्रेटर देन R1। इसका मतलब आप R की वैल्यू को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अगर आप R की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब केस नंबर 2 से केस नंबर 3 की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया कि एनर्जी कंजर्व्ड है। पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई है, जो चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। समझ में आया यहाँ तक अभी तक कुछ? चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको समझने में और मजा आए। सपोज कीजिए मेरे पास मैंने क्या करा है, प्लस ZE। सपोज करो मेरे पास कोई एक एक्स एलिमेंट है, एक्स क्या है, मेरे पास एक एलिमेंट है। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं, मेरे पास एक्स क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, उस एक्स एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो Z है और मास नंबर कितना है, A है। क्या तक क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रोटॉन कितने हैं तो प्रोटॉन आप बोलोगे Z। अगर मैं पूछूंगा न्यूट्रॉन कितने हैं तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, A माइनस Z। और अगर मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Z। ये आपको सब पता है, ये मैं सिखा चुका हूं, आपको भी आता होगा। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एटम की बात करूंगा तो एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। तो अगर मैं न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज की बात करूंगा तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, E का चार्ज होता है।
तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस Ze का चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बेटा, कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, Ze का चार्ज होगा, प्लस Ze। तो यहाँ पे जो आपको प्लस Ze समझ में आ रहा है, ये प्लस Ze बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है न्यूक्लियस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम अल्फा पार्टिकल लेके चलते हैं, या फिर एक काम, अल्फा पार्टिकल अभी छोड़ देते हैं, एक काम करता हूं मैं, कोई भी एक और चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं। मैंने क्या करा, प्लस Q1 का एक चार्ज पार्टिकल लाया, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, प्लस Ze का, और हमने ये क्या बना दी, बाउंड्री बना दी। ये हमने क्या बनाई है, बाउंड्री बनाई है, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ प्लस Ze। प्लस Ze की मैंने क्या बना दी, कंजर्वेटिव फील्ड की बाउंड्री बना दी। अब आपसे मुझे एक चीज बताओ, जो मेरे पास प्लस Q1 का चार्ज है, ये प्लस Ze की कंजर्वेटिव बाउंड्री के अंदर है कि बाहर है? हमें साफ साफ दिख रहा है ये बाउंड्री के क्या है, अंदर है, इनसाइड है। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस सपोज करो मैंने क्या ले लिया, r। अब आप बता सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, k प्लस Q1 प्लस Ze डिवाइडेड बाय r। तो यहां से आपको एक पॉइंट समझना है, क्या, अगर यहाँ पे देखो जो चार्ज है प्लस Q1 का, और यहाँ पे जो चार्ज है प्लस Ze का, तो यहाँ पे हम क्या हेडिंग लिख सकते हैं, व्हेन चार्ज आर लाइक इन नेचर, लाइक इन नेचर। अगर आपके पास चार्ज कैसे, लाइक इन नेचर के हैं, ठीक है, तो अगर चार्ज मेरे लाइक इन नेचर के हैं, तो यहां से हमें दो कंक्लूजन मिले, क्या मिले, अगर हम आर को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज, और अगर हम आर को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज। समझ में आ रहा है, आर को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और आर को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। समझ में आया? तो ये कब वैलिड है, ये वैलिड है हमारे पास जब हमारे पास चार्ज कैसे हो, चार्ज हमारे पास हो लाइक इन नेचर। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बताता हूं, देखो यहाँ पे ये मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस Ze का चार्ज होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस Ze का जो न्यूक्लियस है उसकी मैंने कंजर्वेटिव फील्ड दिखा दी। सो दिस इज द बाउंड्री, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ प्लस Ze। और इस बार जो हम चार्ज लेके आए हैं वो चार्ज कैसा लेके आए, नेगेटिव चार्ज लेके आए, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा केस क्या बनेगा, केस बनेगा व्हेन चार्ज आर अनलाइक इन नेचर, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अनलाइक इन नेचर, व्हेन चार्ज आर अनलाइक इन नेचर, जब चार्ज हमारे कैसे हो, अनलाइक इन नेचर हो। तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू k चार्ज माइनस Q1 और प्लस Ze डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस कहां से आया, यहां से, माइनस k Q1 Ze डिवाइडेड बाय r। अब यह देखिए, अब यहाँ पे फिर से दो केस बनेंगे, वो दो केस मैं बना रहा हूं। क्या केस बना रहा हूं, देखो, अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर मैं क्या करता हूं बेटा, R को डिक्रीज करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, R को डिक्रीज करूंगा, R, एक मिनट रुकिए, अगर मैं R को डिक्रीज करूंगा, एक बार रुको, यहाँ पे थोड़ा सा ना गलत हो गया है, हाँ, अगर मैंने R को इंक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो साइन कैसा है, माइनस का साइन है, अभी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। और अगर मैं R को डिक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। ये आपको माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है। कैसे कॉन्सेप्ट रखना है, देखो, सपोज कीजिए ये जो न्यूमरेटर है, मैं यहाँ पे चलो आपको एक वो बता देता हूं, अगर ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमरेटर जो है, इस न्यूमरेटर की वैल्यू मैंने ले ली -10, है ना,
न्यूमरेटर की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, -10। अब r की वैल्यू सपोज करो मैंने एक बार ले ली 2 और एक बार r की वैल्यू मैंने कितना ले लिया बेटा 5। तो आप इसे जब r की वैल्यू आपने कितनी ले ली 2, एक बार r की वैल्यू आपने क्या ली बेटा 5, मतलब r की वैल्यू को आपने क्या करा है, इंक्रीज करा है। r की वैल्यू क्या करना है आपने, इंक्रीज करा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे कितना आएगा -5 और इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे कितना आएगा -2। और हमको पता है कि -2 इज ग्रेटर देन -5, कि -2 क्या होता है, -5 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब आप r को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब आप r को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों, कौन से केस में बता रहा हूं, व्हेन चार्जेस आर अनलाइक, जब चार्जेस हमारे कैसे होंगे, अनलाइक होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K -Q1 प्लस ZE डिवाइडेड बाय R। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर आप R को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको समझाने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, इस पूरे टर्म की वैल्यू को देख लो। तो इस पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, -10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक केस लेता हूँ मैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में r की वैल्यू लेता हूँ 2, और एक केस लेता हूँ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में r की वैल्यू लेता हूँ 5। तो बेसिकली मैं r की वैल्यू को बेटा क्या कर रहा हूँ, r की वैल्यू को 2 से 5 लेके जा रहा हूँ, तो r की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। केस नंबर 1 में अगर r की वैल्यू में 2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी -5, और केस नंबर 2 में अगर मैं r की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका मतलब बेटा आपको पता है कि -2 इज ग्रेटर देन -5, तो r बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बस यही तो मैंने वहां पे समझाया है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, यह चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलिए कहाँ पे आ गए हम, टोटल एनर्जी पे, ये बता चुका, यहाँ पे ये बताया था मैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, मैं वो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब चार्ज हमारे पास लाइक इन नेचर होंगे, जब चार्ज हमारे पास कैसे होंगे बेटा, लाइक इन नेचर होंगे, तो उस केस में अगर आप r को इंक्रीज करोगे, r है क्या, बेसिकली दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोला है, r। अगर हम r को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी, अगर हम r को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, व्हेन चार्ज आर अनलाइक इन नेचर, जब चार्ज हमारे अनलाइक इन नेचर होंगे तो r इंक्रीज करने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, r डिक्रीज करने पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, द पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो फॉर्मूला होगा वो कितना आएगा, K/Q1/R। गलती से भी कोई बच्चा यहाँ पे R स्क्वायर नहीं लगाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, K/Q1 × Q2/R, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आइए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले वो समझो कि ये सब मैंने राम कथा आपको क्यों सुनाई। ये पूरी राम कथा मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये समझाने के लिए मैंने ये पूरी राम कथा आपको सुनाई, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई भी अपने माइंड से डिस्टर्ब मत हो जाना कि टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक मेरे पास रदरफोर्ड मॉडल ही चल रहा है। उस रदरफोर्ड मॉडल के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो समझा रहा हूं मैं आपको। तो बेटा हुआ क्या है, यहां देखो, रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक ले ली सबसे पहले टारगेट एलिमेंट, ठीक है। अब टारगेट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसको आप बोलोगे टारगेट एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूं, टारगेट एलिमेंट ले लेता हूं अपना x, और उस x का एटॉमिक नंबर है z और मास नंबर कितना है a। तो रदरफोर्ड ने ये बोला जो पॉजिटिव चार्ज है, जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटे से रीजन में है, और उस बहुत छोटे से रीजन को उसने बोला न्यूक्लियस। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाना चाहूं तो न्यूक्लियस के ऊपर बेटा चार्ज कितना होगा, +Ze का चार्ज होगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है।
ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एलिमेंट। मैंने टारगेट एलिमेंट का बेटा क्या बनाया है, न्यूक्लियस बनाया है। मैंने टारगेट एलिमेंट का क्या बना दिया, न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी समझा चुका हूं, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई का। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, जेड। तो टोटल न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा प्लस जेड ई का। अब होगा क्या, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था, आपके पास एक अल्फा पार्टिकल था। अल्फा पार्टिकल का कितना होता है चार्ज, सबको पता है 2e का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। और अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, 4mu होता है। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो मैंने वेलोसिटी ले ली अल्फा पार्टिकल की v मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी ले ली मैंने, v मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करा बेटा, यहाँ देखो हम कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे थे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर रहे थे। तो आपने बम्बार्डमेंट करने पे क्या करा, अगर सपोज करो बेटा एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा है, खाली, तो अल्फा पार्टिकल हमारी सीधी निकल गई, कुछ अल्फा पार्टिकल हमारी डेविएट हुई, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसी थी जो 180 पे डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये वही कहानी चल रही है, जो अल्फा पार्टिकल जा रही है और जाने के बाद 180 पे ही डिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। समझ में आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल जा रही है, अल्फा पार्टिकल जाने के बाद ही 180 पे डिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये वही वाला केस है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास जाके फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है, आपको वो डिस्टेंस बतानी। समझ में आया कहानी, जो मैंने पूरी अभी राम का कथा सुनाई आपको कि कुलाम्स लॉ क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब वो सब यहाँ पे यूज होगा। कैसे, देखो टारगेट एलिमेंट का मैंने आपको न्यूक्लियस बना दिया, टारगेट एलिमेंट का न्यूक्लियस मिल गया, और सपोज करो ये मैंने क्या बना दी, बाउंड्री बना दी। किस चीज की बाउंड्री बनाई है मैंने, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा मैंने यहां पे क्या बना दी, बाउंड्री ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स बना दी। अब मैं क्या करता हूं, अल्फा पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करता हूं। दिस इज द पोजीशन ए, दिस इज द पोजीशन बी एंड दिस इज द पोजीशन सी। ये अल्फा पार्टिकल की बेटा मैंने 3 पोजीशन में बनाऊंगा, कैसे अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर मैं पोजीशन ए की बात करूंगा तो अल्फा पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस समय केस ए की बात कर रहा हूं मैं, पोजीशन ए की बात कर रहा हूं, मेरा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस समय पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। तो टोटल की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कैसे होगा बेटा, 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम m की बात करेंगे, m क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अगर मैं b की बात करूंगा, b क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आया, यहां तक की पूरी कहानी हो क्या रहा है, थोड़ा मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर देता हूं ऐसे। समझ में आया हुआ क्या, ये पूरी राम कथा आपको क्यों सुनाई गई, अब आपको समझ में आएगा। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ना, कुलाम्स लॉ, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फील्ड, लाइक चार्ज पार्टिकल, ये पूरी कहानी चल रही है आपकी, अब यहाँ पूरा यूज होगा। तो क्या था बेटा, अल्फा पार्टिकल जा रहा था स्ट्राइक करने किसके साथ, टारगेट एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, बिल्कुल टारगेट एलिमेंट के न्यूक्लियस की सीध में जा रहा है, बिल्कुल सीध में जा रहा है। तो पहले क्या था, ये टारगेट एलिमेंट के जब कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एंटर नहीं हुआ, उससे पहले इस अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी थी। अब मैंने क्या करा, मैंने ले लिया केस बी। अब मैंने क्या लिया है अपना, केस बी। तो केस बी में मैं क्या करता हूं, अपने इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस का जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसकी बाउंड्री पे लेके आ गया। अपने इस अल्फा पार्टिकल को जो न्यूक्लियस की कंजर्वेटिव फील्ड की बाउंड्री पे लेके मैं आ गया। जैसे ही मैं इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की कंजर्वेटिव फील्ड की बाउंड्री के अंदर लेके आया, अब इस अल्फा पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा के, ठीक है। सपोज कीजिए इस समय जो डिस्टेंस है, किस किस के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अल्फा पार्टिकल और
हमारे टारगेट एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा k, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है 2e का, और हमारे पास जो न्यूक्लियस है टारगेट एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है, थोड़ा मैं यहां पे लिखता हूं, उसको स्पेस चाहिए मुझे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, के अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज 2e का, टारगेट एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस ZE का, डिवाइडेड बाय r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है इस समय r। अब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल मूव करता, अल्फा पार्टिकल तो बेटा स्ट्राइक करना चाहेगा ना टारगेट एलिमेंट पे, तो टारगेट एलिमेंट के न्यूक्लियस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे आप देख सकते हो आर क्या हो रहा है, आर हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगर आर क्या हो रहा है बेटा, यहां लिख सकते हैं एज अल्फा पार्टिकल मूव, अल्फा पार्टिकल मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियस, टूवर्ड न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एलिमेंट, न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एलिमेंट। तो बेटा बेटा होगा क्या यहाँ पे, आर जो है मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है 2e का प्लस 2e का, और टारगेट एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस ZE का। मतलब चार्जेस कैसे हैं, चार्ज हमारे कैसे हैं, चार्ज हमारे लाइक इन नेचर है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर आप आर को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। अब आर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कैसे होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टार्ट हो जाएगी, हो गई कन्वर्जन, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट सी। ये पॉइंट कैसा है, सी। अब सी पॉइंट पे बेटा हो क्या रहा है, दिस इज द केस सी। सी पॉइंट पे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हो गई 0। अब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब अब अल्फा पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, और इस समय हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल और टारगेट एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर मिनिमम। इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऐसा नहीं होगा कि अल्फा पार्टिकल जाके क्या करेगा, टारगेट एलिमेंट के न्यूक्लियस पे हिट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा और रुकने के बाद फिर वापस मूव करने लगे, क्योंकि हो क्या रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, जा रहा है और फिर 180 पे वापस आ रहा है। और सपोज करो यहाँ पे आ गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से इतना डिस्टेंस पे ही वो वापस आना शुरू हो जाएगा, और इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज आर मिनिमम। समझ में आई कहानी। तो अगर बेटा मैं केस सी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, केस सी की बात कर रहा हूं, तो केस सी पे इस अल्फा पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है 0, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा k प्लस 2e प्लस ZE डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। अब आप एक बताओ एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी होती है हमारी कंजर्व। एनर्जी कैसी है, कंजर्व। मतलब इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और सी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कैसी हो जाएगी बेटा, दोनों इक्वल। एनर्जी तो कंजर्व है ना, एनर्जी से क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, पर एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं और फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या करा, हमने करा क्या है, देखो हमारे पास एक प्लस ZE, हमारे पास प्लस ZE क्या था, न्यूक्लियस था टारगेट एलिमेंट का। ये टारगेट एलिमेंट का क्या था बेटा,
कंजर्वेटिव फील्ड की बाउंड्री थी। ये मेरे पास क्या आया, एक अल्फा पार्टिकल आ गया 2e प्लस 2e चार्ज का अल्फा पार्टिकल। और आपने अल्फा पार्टिकल की जिस समय जो टोटल एनर्जी निकाली, वो टोटल एनर्जी कितनी थी, 1/2 mv²। ठीक है, आप क्या करा, आप इस अल्फा पार्टिकल को इस प्लस जेड चार्ज के कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर लेके आ गए और आप मिनिमम डिस्टेंस आर मिनिमम पे आ गए। इस आर मिनिमम के केस में अल्फा पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस समय पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, दैट इज इक्वल टू जेड, दैट इज इक्वल टू के प्लस 2e इंटू प्लस जेड ई डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दिस इज द केस 1 एंड दिस इज केस 2 या केस 3। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब टोटल या टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 3 सॉरी, टोटल एनर्जी जो 1 पर है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी एट 1 कितना है, 1/2 mv², और टोटल एनर्जी एट 3 कितना है हमारे पास, k प्लस 2e प्लस ZE डिवाइडेड बाय R मिनिमम। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो k 2k ZE² डिवाइडेड बाय R मिनिमम। ये फॉर्मूला, यहां से अगर आप चाहो तो R मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। R मिनिमम इज इक्वल टू 4k ZE² डिवाइडेड बाय mv²। क्लियर है? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस आर मिनिमम का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें वो आप नोट कर लो। व्हाट इज के, के तो बेटा होगा 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट का मतलब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, Z की बात करेंगे, Z हो जाएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट। ठीक है, E की बात करेंगे, E तो कुछ होता ही नहीं है। E क्या होता है, चार्ज की वैल्यू होती है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आर मिनिमम पता चल गया, आर मिनिमम को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं लिखवा नहीं रहा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर मिनिमम। तो आर मिनिमम क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे M की। व्हाट इज M? M इज मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। M क्या है हमारे पास, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। मास ऑफ एल्फा पार्टिकल आपको पता है कितना होता है, 4 mu। क्वेश्चन में आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये आपको याद होनी चाहिए, 4 mu। और आपको पता है mu क्या होता है बेटा, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू आपके पास आ गई मास की। अब बचा हमारे पास B। B क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ एल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ एल्फा पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप एक नोट करके लिख सकते हो, पुट ऑल वैल्यू इन SI यूनिट। हर एक वैल्यू को आप SI यूनिट में क्या करो, पुट कर दो। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी रदरफोर्ड मॉडल ही चल रहा है, ये नहीं क्लास चल रही है और आप लोग को डिस्ट्रैक्ट हो गए हो चल क्या रहा है। तो बेटा रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट हुआ। रदरफोर्ड मॉडल में हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट, क्या क्या सेटअप थे वो हमने आपको बताया। सेटअप बताने के बाद हमने बताया ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसके बाद क्या कंक्लूजन निकाला गया, फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश करा। फिर हमने यहाँ पे कुछ चीजें साइड में बताई आपको, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, टोटल एनर्जी पार्टिकल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो क्या आएगा, उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया अगर लाइक चार्ज पार्टिकल है तो डिस्टेंस, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को कम करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज पार्टिकल है तो डिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब हम उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो अल्फा पार्टिकल हमारा 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। जो अल्फा पार्टिकल हमारा 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो न्यूक्लियस के कितने पास जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है।
न्यूक्लियस के कितने पास जाके वो डिफ्लेक्ट होता है, उसके लिए हमने डिफाइन करा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर मिनिमम, उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव करा। और फॉर्मूला ड्राइव करने पे आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको याद रखना है तो वो याद रखना है ये चीज कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k इंटू प्लस 2e चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल प्लस जेड चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एलिमेंट डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा इस क्लास को मैं आज यहीं स्टॉप करता हूं, फिर मैं अपने आपका जो लेक्चर नंबर 3 लेके आऊंगा और लेक्चर नंबर 3 में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं आपको ये। ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपना ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अगर रदरफोर्ड मॉडल आपको पूरा पढ़ा दिया मैंने, फिर रदरफोर्ड मॉडल क्या है, वो फेल्ड हुआ, वो फेल्ड क्यों हुआ, उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा कि वेव, फिर हम क्या पढ़ाएंगे, वेव। तो एक काम करते हैं, हम अभी आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो डाटा एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गई है आपकी, फैराडे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे ये कंप्लीट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे ये भी कंप्लीट हो गया, स्पेसिफिक चार्ज मैंने आपको पढ़ा दिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो चुका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अभी हमारा चल रहा है। तो इसमें क्या क्या रिमेनिंग है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट अभी रिमेनिंग है। रिमेनिंग पॉइंट आप देख लो, रिमेनिंग पॉइंट कौन कौन से लिखवा देता हूं एक बार। एक तो है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपको पता है बिना न्यूमेरिकल्स के मैं आगे नहीं बढ़ता। एक तो हमारे पास है न्यूमेरिकल्स और दूसरा है ड्रॉबैक्स। ये 2 चीजें अभी हमारे इस टॉपिक में बची हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद ड्रॉबैक्स पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड मॉडल के। उसके बाद अच्छा ये हो चुका है, उसके बाद फिर वेव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपको फिर वेव पढ़ना है कि वेव क्या होता है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वेव लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, टाइम पीरियड, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है ये भी आपको क्लियर हो गया। आज की क्लास में क्या पढ़ा है ये आपको क्लियर हो गया, और हमने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था इसका तो हमने आपको अभी स्टार्ट करने से पहले ही रिवीजन करा दिया। तो स्टूडेंट्स मिलता हूं मैं आपसे आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करो अच्छे से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखना मत भूलना और अच्छे से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।